नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन सिंह मंडलोई और आप देख रहे हैं द जियो स्क्रिप्ट। और यहाँ पर हम न्यूज़ और जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड सारी जानकारी आपके सामने सही और सटीक तरीके से रखने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इससे रिलेटेड और देश और दुनिया से जुड़ी कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज के अपने इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा एनालिसिस या विश्लेषण होने जा रहा है वो होने जा रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। कॉकरोच जनता पार्टी रिसेंटली बहुत ही ट्रेंडिंग में रही है और आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो इससे रिलेटेड बहुत सारा स्टफ जो है वो फ्लोट कर रहा है सोशल मीडिया पर। तो लोग इसको लेके दो भागों में बटे हुए हैं इस कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर, कि कुछ लोग मानते हैं कि ये एक ऑर्गेनिक आंदोलन है, कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे इसलिए उन्होंने एक आंदोलन किया। और कुछ लोग, जो दूसरा पक्ष है, वो ये मानता है कि नहीं, ये यहाँ पर क्या हुई है, फॉरेन फंडिंग हुई है, विदेशी फंडिंग हुई है और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो क्या ये एक ऑर्गेनिक आंदोलन था या एक सोची समझी साजिश सरकार के खिलाफ? तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसका जो पहला चैप्टर है वो पेपर लीक के बारे में है, क्योंकि ये सारा जो कहानी है ये पूरा इस पेपर लीक के ही ऊपर रची गई है। तो पहले हम क्या करते हैं, पेपर लीक के बारे में बात करेंगे कि पेपर लीक की घटना क्या थी और ये बाद में कैसे जाके कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ती है। तो पेपर लीक के में क्या हुआ था, नीट 2026 की एग्जाम होती है। तो नीट की एग्जाम होती है 3 मई 2026 को और ये पेपर हो जाता है, बच्चे अपने घर जाते हैं। कुछ समय बाद ही लोगों को पता चलने लगता है कि ये जो एग्ज़ाम है ये लीक हो चुकी है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि अलग अलग ग्रुप्स में ये फैलने लगती है और उसके बाद जो 7 तारीख को ये कंफर्म हो जाता है, 7 मई 2026 को ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ, ये पेपर जो है इसके लीक हो चुके हैं। ये इसके जो पेपर हैं वो जो टेलीग्राम पे सर्कुलेट हो रहे थे बहुत ज़्यादा, और वहाँ पर एक 400 क्वेश्चन का एक पूरा बंडल था जहाँ 120 क्वेश्चंस ऐसे थे जो एज इट इज एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो इसको लेके काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई। इसके बाद 12 मई को क्या होता है कि गवर्नमेंट इस एग्ज़ाम को रद्द कर देती है, ऑल इंडिया नीट के एग्ज़ाम को गवर्नमेंट रद्द कर देती है। इसके बाद देखिए क्या होता है, 16 जून 2026 को गवर्नमेंट एक सीबीआई जांच उसके ऊपर बिठाती है और वो कंफर्म करती है कि हाँ, इसमें पेपर में जो है वो लीक हुई है। इतने शातिर तरीके से पेपर को लीक किया गया। खैर, अब अभी हम पेपर लीक के बारे में नहीं, हम कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए हम इस मुद्दे पे ज्यादा नहीं बात करेंगे। आप चाहेंगे तो एक डेडिकेटेड वीडियो इसके लिए मैं अलग से बना दूंगा। 21 जून को फिर से री एग्जाम होती है नीट की और ये एग्जाम सफल रहती है और सारी चीजें खत्म हो, ऐसा हम मानते हैं कि सारी चीजें खत्म हो गई। बट इसका दूसरा पक्ष भी है, जैसे यहाँ पर ये चीजें चल रही थी नीट की, इसके ही पैरेलल कुछ दूसरी चीजें भी चल रही थी। तो हमारा चैप्टर 1 था नीट पेपर लीक के बारे में। तो एक एग्जाम जो 3 तारीख को हुई और उसके बाद वो पेपर लीक हुआ और उसके बाद वो एग्जाम कैंसिल हुई और री एग्जाम 21 जून को कंप्लीट हो गई थी। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो जो हमारा चैप्टर 2 है वो एक टिप्पणी के बारे में है। तो ये हमारे इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं BR गवई, क्या हुआ था कि 15 मई को ये कोर्ट में कुछ डिसीजन सुना रहे थे और वहां पर कुछ फर्जी जो डिग्री धारक जो युवा थे उनके ऊपर इन्होंने कमेंट किया, BR गवई साहब ने, कि ये जो फर्जी डिग्री धारक जो युवा हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये लोग कॉकरोच कॉकरोच कह के अपने आप को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, पर एक्चुअल में उन्होंने फर्जी डिग्री धारकों को कहा था। अब किसी और को कही गई बात अगर आप अपने ऊपर ले लेंगे तो उसमें कोई भी क्या कर सकता है। ठीक है, BR गवई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो फर्जी डिग्री धारक थे उनको कॉकरोच की संज्ञा दे दी। बस यहीं से सारा विवाद जो है वो शुरू हुआ। और इसके बाद क्या होता है, 16 मई को अभिजीत दीप के नाम का जो ये व्यक्ति है, ये अमेरिका में रह रहा होता है उस टाइम पे, ये PR में स्टडी कर रहा होता है। तो अगर ऑनलाइन ये बहुत ज्यादा फेमस भी होता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि उसी में इनकी डिग्री है, महारत ही उसी में है। तो ये अभिजीत दीप के हैं, कॉकरोच जनता पार्टी इन्होंने 16 तारीख को बनाई। याद रखना, 15 तारीख को BR गवई ने ऐसा स्टेटमेंट दिया और 16 तारीख को इन्होंने पार्टी फॉर्म कर दी। अब यहां पर क्या होता है कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल चीज लग रही है हमें, बट इसके बाद जो हुआ वो थोड़ा सा एबनॉर्मल था, क्योंकि मात्र 3 दिन के अंदर, 16 से 19, 3 दिन के अंदर यहाँ पर 2 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स इसके बढ़ गए थे कॉकरोच जनता पार्टी के। ये कॉकरोच जनता पार्टी का लोगो है, इसके 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए थे। ठीक है,
अब गवर्नमेंट को क्या लगता है, गवर्नमेंट इसमें एक्शन में आ जाती है और गवर्नमेंट इसका ट्विटर जो अकाउंट होता है उसको बैन कर देती है। ठीक है, तो ये घटना चलती है, पैरेलल चल रही है ये घटनाएं, उधर नीट का और इधर इसका, बिल्कुल ये घटनाएं एकदम पैरेलल चल रही है एक दूसरे के। तो इतना हम ये हमारा यहाँ तक का विश्लेषण था। फिर 6 जून को क्या होता है, 6 जून को अभिजीत दीपके की घर वापसी होती है। ये वहां से अमेरिका से वापस आते हैं, ये कहते हैं कि मुझे एयरपोर्ट पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। गवर्नमेंट इनको सीरियसली नहीं लेती उस टाइम पे। ठीक है, तो उसके बाद ये 6 जून को वापस वहां से अमेरिका से इंडिया आ जाते हैं। 20 जून को क्या होता है कि ये सरकार के खिलाफ आंदोलन की घोषणा करते हैं। अब ये आपको ध्यान रखना है कि 21 जून को नीट का पेपर हो चुका था और 20 जून को इन्होंने क्या किया, सरकार के खिलाफ आंदोलन की घोषणा कर दी। तो ये लोग पहुंच जाते हैं जंतर मंतर और वहां पर आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। वहां पर क्या होता है कि शुरुआत में इनिशियली इतने लोग नहीं जुड़ पाते हैं, भले वहां पर 2 करोड़ फॉलोअर्स आपको दिख रहे थे, बट इतने सारे लोग वहां पर जमीन पे नहीं दिखते हैं, तो सरकार भी इनको उतनी सीरियसली लेती नहीं है। 20 जून की जब इन्होंने आंदोलन शुरू किया था, फिर कुछ दिन बीतते हैं, ये कोशिश करते हैं कि आंदोलन थोड़ा सा पेस पकड़ेगा, बट ऐसा होता नहीं है। उसके बाद क्या होता है, 28 जून को एक बहुत बड़ा चेंज आता है कि यहाँ पर क्या होता है, जो सोनम वांगचुक है ये यहाँ पर आंदोलन में एंट्री होती है, इनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री। सोनम वांगचुक जो है, अगर वैसे तो सब जानने लगे गए हैं अभी सोनम वांगचुक को, तो ये एक बहुत बड़े एनवायरमेंटलिस्ट हैं और साइंटिस्ट हैं, जो लद्दाख में जिन्होंने आइस स्तूपा बनाया है, जो गर्मियों में भी क्या करते हैं, पानी का सप्लाई करते हैं। और अभी काफी समय से ये लद्दाख के लिए भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। और तो कॉकरोच जनता पार्टी इनको लेके आती है और आंदोलन फिर क्या होता है, थोड़ा सा पेस पकड़ना शुरू कर देता है। पर आप देखिए 20 जून और 28 जून 8 दिन हो चुके थे इस आंदोलन को। 8 दिन के बाद इन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक की घोषणा कर देते हैं। फिर क्या होता है 19 जुलाई तक, तो सोचो 19 जुलाई 2026 तक यहाँ पर बहुत कम लोग इकट्ठा हो पाते हैं। ठीक है, तो आंदोलन को कोई सरकार भी इतना भाव देती नहीं उस टाइम पे शुरू में, और 1 महीना बीत जाने के बाद भी वहां पर इतने लोग थे नहीं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोशल मीडिया पे बहुत बहुत ज्यादा मतलब फ्लडेड हो गया सोनम वांगचुक की पोस्ट से, और फिर क्या हुआ कि लोग जो है वहां पे इकट्ठा होने लगे। अब क्या होता है कि यहाँ पर एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है, जो 20 जुलाई से, क्योंकि संसद का मॉनसून सेशन स्टार्ट होने वाला था, अब इन्होंने नारा दिया कि हम अब क्या करेंगे, संसद की तरफ चलेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 3, जिसमें क्या होगी, अव्यवस्था होगी। तो 20 जुलाई को क्या होता है, ये चलो संसद का नारा देते हैं कि अब हम क्या करेंगे, संसद की तरफ प्रोटेस्ट अपना आगे बढ़ाएंगे। ध्यान रहे कि इन्होंने कोई परमिशन नहीं ली थी संसद में जाने के लिए, या किसी से मिलने के लिए, बात करने के लिए कोई परमिशन नहीं ली गई थी। और हमारी जो संसद है वो हमारे देश का सबसे गरिमामय स्थान है। आप ये सोचिए कि अगर किसी देश की संसद पे अगर जो हमला हुआ था वो इसी के बराबर ही माना जाता अगर कुछ होता वहां पर। तो खैर कुछ हुआ नहीं, वहां पर पहले से ही प्रोटेक्शन तैनात था, तो ये सब चीजों इनको बीच में ही रोक लिया गया और यही इसी कारण कियोस क्रिएट हुआ। ठीक है, तो इसमें एक और पक्ष है कि जब ये आंदोलन 20 जुलाई को जब ये आगे बढ़ने लगे संसद की तरफ, तो वहां पर क्या था, कई तरह के मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज के, सोशल ग्रुप्स के लीडर्स जो थे वहां पर इकट्ठा थे। तो अब देखिए सारे लोग वहां पर छात्र नहीं थे, ये बात समझने की है कि सारे लोग वहां पर स्टूडेंट नहीं थे। कुछ लोग वहां पर क्या कर रहे थे, अव्यवस्था फैलाने भी आए थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने अव्यवस्था फैलाना शुरू करी, और इसके कारण ना सिर्फ जो जिन्होंने ये काम किया, अव्यवस्था फैलाई, ना सिर्फ उनको, बल्कि जो भोले भाले स्टूडेंट्स थे उनको भी क्या हुआ, उनको भी फिर पुलिस आई और पुलिस ने फिर मारा, फिर स्टूडेंट्स ने पुलिस वालों को, और ये सब चीजें चलती रही। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जब हम इसके क्वेश्चंस उठाएंगे ना, तब इसके बारे में बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा कि क्या एक्चुअल में चीजें हुई। ठीक है, तो ये 20 जुलाई को चलो संसद में यही चलता रहा, पुलिस वालों और इनके बीच में आपस में बहुत ज्यादा झड़पें हुई, और उसके बाद एकदम से पूरा एकदम एक न्यूक्लियर ब्लास्ट हो गया सोशल मीडिया पे। ठीक है, कैसे हो गया कि लोगों को लगा कि देखो स्टूडेंट्स का नाम लेकर लोगों को इमोशनली लोगों को जोड़ा गया, और फिर देखते ही देखते, यहाँ से कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है, 19 जुलाई तक कुछ भी ऐसा यहाँ पर सीन बन नहीं रहा था। 20 जुलाई को एक ही दिन में क्या हुआ कि सारे न्यूज चैनल और लगभग सारी मीडिया इसी को कवर करने लगी, नेशनल इंटरनेशनल सारी मीडिया, कि छात्रों के साथ ऐसा हो रहा है, अन्याय हो रहा है, ये सब चीजें। और जैसे ही सोशल मीडिया पे ये चीजें आई, फिर हर राज्य में आंदोलन होने लगे।
क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा था कि छात्रों के साथ गलत हुआ है, लोग उनके सपोर्ट में आना शुरू हुए, धीरे धीरे सेलिब्रिटीज भी उनके पक्ष में आना शुरू हो गए। तो यहाँ से फिर धीरे धीरे आंदोलन क्या हुआ, एक दिन में ही इतना पेस पकड़ लिया आंदोलन ने। तो ये इस तरह से वहां पर आपस में क्या हो रही थी, झड़पें चल रही थी, कई सारे पुलिस वाले भी घायल हुए, कई बच्चे भी उसमें घायल हुए। अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि जो गर्ल्स के साथ जो हुआ, जो पुलिस वालों के साथ हुआ, वो सही गलत है क्या है, वो सारी चीजों के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। अब इनकी डिमांड क्या थी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि गवर्नमेंट थोड़े प्रेशर में आ गई, क्योंकि मुंबई, पटना, सारी जगहों पे लगभग लोग छात्र क्या करने लगे, आंदोलन करने लगे और हिंसक आंदोलन होने लगे थे। ठीक है, सारी जगहों पे, सारे देश की राजधानियों में ये सब चीजें होने लग गई थी। तो इनकी डिमांड क्या थी, इनकी 3 डिमांड थी। पहली डिमांड थी रेजिग्नेशन ऑफ यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सबसे पहली डिमांड थी। दूसरी डिमांड थी 1 करोड़ का कंपेंसेशन देना है जो भी बच्चे जो नीट में जिन्होंने सुसाइड किया था। कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने नीट के दौरान एग्जाम में सुसाइड कर लिया था, तो उनको कंपेंसेशन 1 करोड़ रुपए देने की बात थी पर पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट था विड्रॉल ऑफ ऑल फाइल्स अगेंस्ट द स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग। तो जो भी लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ सारी एफआईआर हम क्या कर लें, वापस ले लें। ये इनकी डिमांड, मतलब गवर्नमेंट वापस ले ले सारी एफआईआर। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो हम आगे बात करेंगे कि क्यों लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो जो इसका चैप्टर 4 आता है, अब चैप्टर 4 आता है बदलाव। अब बदलाव क्या हुए इसमें, ठीक है। तो 23 जुलाई 2026 एंड ऑफ हंगर स्ट्राइक। तो सोनम वांगचुक जो इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे थे, वो क्या हो जाते हैं, वो अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ देते हैं। ठीक है, तो एक विन विन कंडीशन हो जाती है सबके लिए। 25 जुलाई को जो ये डिमांड करते हैं वो भी पूरी हो जाती है। 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो इस्तीफा दे देते हैं। फिर क्या होता है, गवर्नमेंट एक कानून लेके आती है जो अभी 29 को ही लोकसभा और राज्यसभा से ये पारित हुआ है। तो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 लेके आते हैं। तो जो आने वाली जो एग्जाम्स हैं उसमें कैसे इस लीक को रोका जा सके, उसके लिए कुछ प्रिवेंशन करते हैं ये। तो देखते हैं क्या क्या करते हैं ये। तो ये क्या होता है, राज्यसभा और लोकसभा से इसको पारित कर देते हैं, ध्वनि मत से पारित हो जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी कोई भी इसको अपोज नहीं करना चाहती थी। अब इनमें क्लॉजेस क्या जोड़े गए हैं, देखो इसमें क्लॉजेस क्या जोड़े गए हैं। तो पहला जो क्लॉज इन्होंने जोड़ा है वो है इंडिविजुअल चीटिंग। इसका मतलब ये है कि कोई अगर इंडिविजुअल अगर चीटिंग करता हुआ पाया जाता है तो उसके साथ क्या होगा, उसको 5 से 10 साल की जेल हो जाएगी और उसके साथ ही इसको अप टू 50 लाख तक का क्या होगा, फाइन लगेगा। ये चीज यहां पर इंडिविजुअल चीटिंग के केस में अगर कोई सिंगल व्यक्ति और वो चीटिंग करता है। ये वाला जो पेपर लीक हुआ था इसमें सिंगल कोई व्यक्ति नहीं था, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोगों का भी नाम आया है। क्योंकि अभी जांच चल रही है इसलिए अभी हम इसके बारे में कमेंट नहीं करेंगे। ऑर्गेनाइज्ड रैकेट्स, मतलब जो लोग क्या कर रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले या जो लोग भी इसमें ऑर्गेनाइज्ड रैकेट में शामिल हैं, वो उनके साथ क्या किया जाएगा। तो 7 to 10 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट होगा उनके साथ, 7 से 10 साल की जेल होगी। और यहां पर देखिए बहुत बड़ा फाइन लगाया इन्होंने इस बार, 10 करोड़ रुपीस का फाइन क्या करेंगे, ये वसूल करेंगे। 10 करोड़ रुपए का फाइन होगा ऑर्गेनाइज रैकेट्स पे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन, पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन 2 मंथ में कंप्लीट करना पड़ेगी। विद इन 2 मंथ्स आपको किसी भी पेपर लीक में आपको रिपोर्ट सबमिट करना है, विद इन 2 मंथ्स। कोर्ट ट्रायल की बात करें तो 3 मंथ्स में फास्ट ट्रैक में इनका क्या होगा, कोर्ट ट्रायल होगा। और अगर कोई ऐसा केस है जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो उसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स को हम क्या करेंगे, गठित करेंगे। तो अपॉइंटमेंट ऑफ STF इन स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस, ये यहां पर क्लॉज लाए। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 5 पे। चैप्टर 5 क्या था, कुछ अनसुलझे प्रश्न हैं, कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो जिसका जवाब मुझे भी नहीं मिले। तो मैंने सोचा कि शायद आप लोगों से डिस्कस करके उन जवाबों को, वो जवाब मुझे मिल जाए। तो कुछ प्रश्न है ऐसे जो मैं पूछना चाहता हूं, जो शायद आप भी पूछ रहे हैं और शायद बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है करे कोई भरे कोई। पहला क्वेश्चन है करे कोई भरे कोई। इसका मतलब कि गलती कोई और करे और सजा उसकी जगह किसी और को मिल जाए, तो ये तो बहुत गलत है। तो अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, लोकतंत्र की बात करें, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर इसके 3 पिलर्स माने जाते हैं। चौथा पिलर मीडिया को माना जाता है,
तो यहाँ पर क्या हुआ, विधायिका हुई जो रूल्स बनाती है, एग्जीक्यूशनरी जो क्या करती है, कार्यपालिका जो क्या करती है उसको लागू करती है, और तीसरी होती है न्यायपालिका। ये दोनों मिलकर सरकार का गठन करती है, ये सरकार का गठन करती है। और ये क्या करती है, उस जो भी ये लॉज लाते हैं उसको चेक करने का काम कहाँ होता है, न्यायपालिका के पास होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम होना था। अब ये कॉकरोच वाली टिप्पणी किसने दी थी, सीजीआई ने, चीफ जस्टिस ने दी थी। और आंदोलन किसके खिलाफ खड़ा किया गया, बीजेपी के खिलाफ। तो पहला प्रश्न यही उठता है कि अगर टिप्पणी कोर्ट ने की थी तो कोर्ट के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए था ना, इसके खिलाफ आंदोलन क्यों किया। ठीक है, बाद में इन्होंने नीट का मुद्दा उठाया। अदरवाइज अगर आप इसका, मैंने आपको जिस शुरू में ही बताया था क्रोनोलॉजी में, तो क्रोनोलॉजी में आपने देखा था कि जब तक नीट का मुद्दा, मतलब 20th को इन्होंने शुरू किया था हंगर स्ट्राइक या अपना आंदोलन शुरू किया था 20 जुलाई को, उसके पहले से ही क्या चल रहा था, नीट का तो बहुत 1 महीना पहले से ही मुद्दा चल रहा था। बट ये वाला मुद्दा सबसे करंट था, इसीलिए क्या किया उन्होंने, इसको ऑप्ट किया। अब आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ भाई नीट के मुद्दे के लिए तो सरकार को घेरेगी ना, हाँ वो सही बात है। बट कॉकरोचेस, जो कॉकरोच जनता पार्टी आपने बनाई है, वो किसके कमेंट में बनाई थी आपने, सीजीआई के कमेंट में बनाई थी नहीं। तो ये पहला प्रश्न है कि करे कोई और भरे कोई, किसी और के नाम पे पार्टी बनी है और किसी और कोई क्या कर रही है, वो घेरने की कोशिश कर रही है। ठीक है, हम मानते हैं कि ये सही चीज है या नहीं है, ये आप बताइएगा कमेंट में मुझे, आप क्या मानते हैं इसके बारे में। क्या सिर्फ कानून काफी है। देखिए कानून तो बहुत सारे हमारे देश में पहले से ही मौजूद है, ऐसा नहीं कि इसके पहले कोई कानून ही नहीं था किसी एग्जाम से रिलेटेड, इसके पहले भी बहुत सारे कानून बने हुए हैं। और उसके बावजूद भी क्या है, हमको नया कानून लाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि हम पुराने कानूनों को सही ढंग से अप्लाई नहीं कर पाते। बहुत सारे लूपहोल्स होते हैं जिसके कारण ये लीक्स हो जाते हैं। अब भ्रष्टाचार के लिए, इसके लिए, सबके लिए हमने कानून बना रखे हैं, पर क्या सिर्फ कानून से ये चीजें रुकेगी, ये नहीं रुक सकती कानून से। इसके लिए मतलब बहुत कड़ी इच्छा शक्ति चाहिए सरकारों के पास। दूसरा है तीसरा है दोषियों को ऐसे ही छोड़ दें। अब इनकी एक डिमांड जो थी, जो हमने इसके पहले देखी थी, कि इनकी डिमांड क्या थी, इनकी डिमांड थी कि जो लोग जो गिल्टी हैं, जो वहां पर प्रदर्शन में पाए गए थे और जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है, उनकी एफआईआर को वापस ले लिया जाए। अब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ठीक है, हम आपकी एफआईआर तो वापस ले लेते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, कि हाँ जिन बच्चों का आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है तो उनकी एफआईआर आप वापस ले लो, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है उसकी क्या कर लो, एफआईआर आप वापस ले लो। पर जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है उसकी एफआईआर वापस नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसे लोग फंडेड हो सकते हैं कि जो किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी सोशल ग्रुप के साथ जुड़ के यहां पर आए हों और उसने इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया है। ऐसा हो सकता है, अभी सरकार इसकी जांच कर रही है। जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा तब हम और इसके बारे में बात करेंगे, या एक और वीडियो इसके बारे में हम बना लेंगे। ठीक है, तो ये चीज क्लियर कि दोषियों को ऐसे ही छोड़ दे क्या, कोई भी देश हो यार। आज अगर आप इस तरीके से स्टूडेंट्स को छुड़वाओगे तो ऐसे तो कल को कोई भी ग्रुप आके खड़ा हो जाएगा और वो कहेगा कि नहीं, हमको तो एग्जाम्शन चाहिए, सरकार झुक गई इसलिए हमको क्या करना है, हमको एग्जाम्प्ट कर दो, इनको सबको छोड़ दो, एफआईआर वापस ले लो। तो देश की संपत्ति का जो नुकसान हुआ उसका कुछ भी नहीं है, उसका कोई जिम्मेदार नहीं है उस बात के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा देश क्या ऐसे अनार्की से तो नहीं चल सकता ना, इसके लिए किसी को रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा। तो जिनके आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है वो तो ठीक है, समझ में आती है बात कि बच्चे थे, चलो ठीक है, चले गए और हो गई ऐसी घटनाएं। पर जिनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं उनको तो कभी भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया ये सब चीजें हैं। राजनीतिक आंदोलन, क्या ये एक राजनीतिक आंदोलन है? एक तरीके से हम, क्योंकि देखिए ये कोई एक राजनीतिक पार्टी की बात नहीं है। अगर यहीं पे कांग्रेस भी होती तो वो क्या करती, वो बीजेपी वाले साथ में होते। इस तरीके से क्या होता है चीजें, लोग अपने पॉलिटिकल मोटिव्स को लेके क्या करते हैं, किसी भी आंदोलन में या किसी चीज में उतरते हैं। तो हाँ, इसमें राजनीतिक भागीदारी जरूर रही है, कितनी रही है, क्या रही है, ये तो आगे हम देखा जाएगा। इसमें जो आम आदमी पार्टी है उसका एक बहुत एक्टिव रोल मैंने यहाँ पर नोटिस किया, कि क्योंकि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को तो लोग बोल भी रहे थे, पर आम आदमी पार्टी को यहाँ पर कोई भी उसके बारे में कोई स्टेटमेंट जारी नहीं कर रहे थे। और ये अभिजीत दीपके जो हैं, ये पहले आम आदमी पार्टी के एडवाइजर रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं भूमिका को लेकर शक पैदा होता है। तो राजनीतिक आंदोलन है या नहीं, हाँ स्लाइटली कह सकते हैं कि है, बट हम कंफर्म नहीं कर सकते। ठीक है,
आंदोलन वर्सेस अभद्रता, ये सबसे खतरनाक चीज लगी मुझे इस पूरे आंदोलन में। आंदोलन करना, ऐसा नहीं कि आंदोलन आज से पहले कभी नहीं हुए, आंदोलन हमेशा से होते रहे हैं, होते आए हैं, होते रहेंगे। पर इस आंदोलन में जो एक चीज हमने देखी कि जो जो जेनजीज थे उनका एक अलग रूप हमने यहाँ पर देखा कि कुछ लोग क्या कर रहे थे, पीएम को गाली दे रहे थे, उनको गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, उनको कुछ भी बोलना, उनकी तेरहवीं और इतनी सारी चीजें लोगों ने वहां पर की। हाँ, अपने प्रधानमंत्री से हो सकता है कि आपके कुछ मतलब कुछ मतभेद हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। लोकतंत्र में मतभेद होना बहुत अच्छी बात है, मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद होना चाहिए। पर उसकी भी अपनी एक सीमा, अपनी एक गरिमा, अपनी एक मर्यादा होना चाहिए। उससे बाहर जाके आप ये काम नहीं कर सकते। देश का प्रधानमंत्री है, उसको रिस्पेक्ट देना ही है। उसके किसी काम को लेके आप भले उससे नाराज रह सकते हैं, बट ये कोई तरीका नहीं है कि आप उसको क्या करो, इस तरीके से गालियां दे रहे हैं। और जेनजीज ने जो बिहेवियर दिखाया है यहाँ पर, वो बहुत ही इमेच्योर, इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर क्या किया है इन्होंने यहाँ पर शो किया है। कोई भी बात रखने का अपना एक तरीका होता है और उसी दायरे में ही रह के आपको बात करना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, मेरा ये मानना है पर्सनली। ठीक है, सेंटर ऑफ पावर। अब देखो, एक सबसे बड़ी बात जो आपने नोटिस की होगी इस आंदोलन में कि सीजेपी के कोई भी व्यक्ति, किसी व्यक्ति ने यहां पर कोई लाठी नहीं खाई है। चाहे आप अभिजीत को ले लो, चाहे सौरभ दास को ले लो, और वो बंका वंका जो भी वहां पर एक और था, आशुतोष, वो भी। ये दोनों तो गए थे जेपी नड्डा से मिलने के लिए, इसीलिए इनमें लाठी नहीं पड़ी। हाँ, वो बात अलग थी कि 2-3 बजे की मीटिंग में 11 बजे पहुंच गए थे, वो एक अलग चीज है। ठीक है, अभिजीत दीपके, ये वहां पर आपने देखा होगा, फोटो में लगा दूंगा उस पर वीडियो में, कि कैसे ये ट्रक के अंदर घुसे हुए थे। तो लाठी इन्होंने नहीं खाई है, लाठी खाई है आम आदमी ने। ठीक है, जिस आम आदमी के लिए ये लोग आंदोलन कर रहे थे। तो सेंटर ऑफ पावर यहां पर एब्सेंट था, ये बात ध्यान रखना है आपको, कि जब ये आंदोलन अपने पीक पर चल रहा था और आपने चलो संसद का नारा दे दिया, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, पीछे से खड़े होके उस जाती हुई भीड़ को देख रहे हो। अब वहां पर जेनजी लोग हैं, वहां पर यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब उतावले होते हैं, और उस तरीके से ही उन्होंने इस घटना को किया। कुछ लोगों ने मतलब इस तरीके की चीजें करने की कोशिश की, अनार्की फैलाने की। तो फिर क्या हुआ, फिर जब पुलिस की तरफ से एक्शन आया तो उनको ये लगा कि हाँ, ये हमारे अगेंस्ट में हो रहा है, या सरकार हमारे अगेंस्ट में है, इस टाइप की चीजें उनके आए। और फिर वहां से क्या हुई, मोमेंटम उसने पकड़ लिया। तो एक युवाओं की भीड़ जो बहुत उतावली है, और उसको आपने बिना किसी सेंटर ऑफ पावर के कैसे जाने दिया, वहां पे संसद के वहां पर आप जाने दे रहे हैं। और ये एक तरीके का, मैं इस अटेम्प्ट को अगर लूं ना, तो ये जो नेपाल में जो घटना हुई थी, जो इंडोनेशिया में जिस तरीके की घटना हुई थी, ये उसी प्रकार की घटना करने का प्रयास इन्होंने किया। ये बातें कुछ लोगों को बुरी भी लगेगी, बट ये सच बात है, ये सच बात है कि इन्होंने सेंटर ऑफ पावर को वहां से गायब कर दिया। सेंटर ऑफ पावर यही लोग थे। सोनम वांगचुक को तो पहले ही उठा लिया गया था, उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, तो सेंटर ऑफ पावर वहां से पूरा गायब था। अब आपने एक अनकंट्रोल्ड भीड़ को सड़क पे छोड़ दिया है, अब वो क्या करती है क्या नहीं करती है ये उसके ऊपर डिपेंड कर दिया आपने। ठीक है, तो ये एक मुझे बहुत गलत चीज लगी यहां पर, कि सेंटर ऑफ पावर था ही नहीं, कोई लीड करने वाला नहीं था कि किसको क्या करना है। सेम प्रॉब्लम, सेंटर ऑफ पावर की प्रॉब्लम जो थी वो हमारी गवर्नमेंट के साथ भी थी। क्यों थी? क्योंकि ये जो हमारी गवर्नमेंट है, इसने वहां पर ये क्लियरली डिफाइन नहीं किया कि हमको कितने अमाउंट में फोर्स अप्लाई करना है इनके ऊपर। ये हमारे देश के लोग हैं, आप पैलेट गन लेके चला रहे हो यार, ये कोई आतंकवादी थोड़ी ना है, ये तो हमारे देश के तो बच्चे हैं, इनके ऊपर आप पैलेट गन चला रहे हो। मानता हूं जब आज सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है पैलेट गन के ऊपर, कि सरकार चाहे तो इसको बंद कर सकती है, कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती है जब इसको चलाना पड़ता है, जब बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। बट ऐसी कंडीशन मुझे नहीं लगता कि वहां पर बनी थी कि आपको पैलेट गन चलाने की जरूरत पड़ जाए अपने स्टूडेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ पावर ना तो कॉकरोच जनता पार्टी के पास था, और ना तो जो सरकार है उसके पास था। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट हुई, अदरवाइज इतना बड़ा इशू नहीं बन पाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या सरकार के खिलाफ प्रदर्शन देशद्रोह है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों देशद्रोह भैया? हमारी सरकार है, हमने चुनी है, आपको पूरा अधिकार है, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। कुछ मैंने ऐसे भी वीडियोस देखे जिसमें आर्मी वालों को लोग गालियां दे रहे थे, आरपीएफ वालों को, पुलिस वालों को, उनको क्या कर रहे थे, अपशब्द बोल रहे थे, उनके पेशेंस का टेस्ट ले रहे थे। बात ये नहीं थी कि वो कुछ कर नहीं सकते थे, बात ये थी कि वो तुमको बच्चा समझ के छोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, और अच्छी बात नहीं थी कि आप उनको कुछ कहो, क्योंकि वो तो जो भी गवर्नमेंट कहेगी उसको फॉलो करेंगे ना, उनका काम है ऑर्डर्स को फॉलो करना।
ऐसा थोड़ी ना है कि वो उसके अगेंस्ट में जाके कुछ काम करेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि आपको गन पकड़ा दे और बोले लो शूट कर दो इनको सबको, ऐसा तो नहीं हो सकता ना वो। तो जो चीजें हैं वो अपने उसके आधार पे ही चलेगी, ठीक है। यहाँ पर कोई कांग्रेस की सरकार होती तो क्या वो क्या बीजेपी की बात सुन लेता या फिर वो सीजेपी की बात सुन लेता? ऐसा नहीं होता है। वो कोई भी गवर्नमेंट होती है वो उसके ऑर्डर उनको फॉलो करना पड़ते हैं। और उनके, मैं आर्मी वालों के लिए एक चीज कहना चाहता हूँ, आर्मी और जो आरपीएफ वाले जो हैं उनके कारण ही हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। आप उनको गाली दे रहे हो, उनको अपशब्द कह रहे हो, तो उनका जो मोटिवेशन है वो उसको क्या कर रहे हो आप, खत्म कर रहे हो। जब दूसरे आर्मी वालों ने और लोगों ने जब देखा होगा ना तो उन्होंने सोचा होगा कि ये कैसे लोग हैं, हमारे देश की जनता ही जो हमको क्या कर रही है, गाली दे रही है, और हम किसी का साथ नहीं दे रहे हैं। हमको तो क्या करना है, इस पावर को बैलेंस करना है। पर इनको ये नहीं लगा था, जब इन्होंने ये आंदोलन, जब ये संसद की तरफ बढ़े थे तब इनको ये नहीं लगा था कि ये आंदोलन क्या होगा। ये आंदोलन मतलब इनको लगा था कि संसद भवन की तरफ जाएंगे और फिर वैसे ही जैसे नेपाल और घटनाएं हुई थी वैसे ही होगी। अब आप ये सोचो, चलो ये तो ठीक है, आप ये सोचो कि अगर किसी को भी वहां पर गोली मार दी जाती और कुछ छात्र वहां पर मर जाते तो क्या होता? आप सोच रहे हो क्या होता पूरे देश में? बहुत बड़े रिस्क फैक्टर पे आप लोग चल रहे थे। बिना किसी प्रायर नोटिस के आप देश की संसद पे क्या हमला करने जा रहे हो? क्या करने जा रहे हो संसद में? कानून बनाने जा रहे हो वहां पे बैठ के सब लोग? तो ये जो आपकी जो तरीका था ना, ये बहुत गलत तरीका है, ये अनएक्सेप्टेबल है। ये भले कोई भी कर रहा हो इसको, तो ये देशद्रोह नहीं है। आप भगत सिंह की बात करते हो ना, कॉकरोच जनता पार्टी वाले, मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर आप भगत सिंह की बात करते हो तो भगत सिंह को जब फांसी पर ले जाया जा रहा था ना, तो उन्होंने उसके साथ अभद्रता नहीं की, उसको पत्थर नहीं मारने लगे उसको, जो जेलर और जो ले जा रहे थे, जबकि वो तो अंग्रेजों के खिलाफ था। ये तो हमारी कंट्री की सरकार है ना, वो तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। उनको जब जब ये घटना बहुत अच्छी है कि जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, आप उनकी फोटो लेके चलते हो ना कि आप क्रांतिकारी हो, तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी के लिए ले जाया जा रहा था ना, तो उनको हथकड़ी लगाने से सुखदेव और राजगुरु ने मना कर दिया था। पर भगत सिंह के कहने पर उन्होंने कहा कि चलो लगवा लो हथकड़ी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम ये कर। भैया वो तो अंग्रेजों के अंडर में काम कर रहे थे ना, ये तो अपनी कंट्री के ही लोग हैं, अपनी कंट्री में काम करने वाली सेना पुलिस है। तो इनको कुछ करके आपको क्या हासिल होगा? नहीं होगा हासिल। ऐसा नहीं है कि गलती एक तरफा है, गलती दोनों तरफा है, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं हम लोग, विदेशी फंडिंग और प्रभाव। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इनको फंडिंग कर रही है, पॉलिटिकल पार्टीज फंडिंग कर रही है। और एफसीआरए करके एक कानून है, उसको लेके सरकार अभी बहुत सख्त हो चुकी है और फॉरेन फंडिंग बंद कर दी है। तो अब वो थोड़ा सा वो चीजें कम हो गई है, बट उसके बावजूद भी श्योरली हम नहीं कह सकते कि इसमें विदेशी फंडिंग थी या नहीं, क्योंकि हमारा काम नहीं है, गवर्नमेंट का काम है कि कहां से पैसा आया, किस अकाउंट से आया। अब तो सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है, वो चेक कर सकती है कि ये विदेशी फंडिंग इसमें थी या नहीं थी, ठीक है। हाँ, पर विदेशी और ये प्रभाव जरूर हमको देखने को मिला। क्या होता है कि जो वेस्ट कंट्रीज है ना, वो क्या कर रही है, वो दूसरी कंट्रीज को अनस्टेबल करने की कोशिश करती है। ये हमारे साथ हमको नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि इंडिया अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रांग कंट्री है। तो इसको नेपाल में समझना, ये भारत है, ये कोई इतना कमजोर देश नहीं है। जब इतने सालों तक मुगलों ने और अंग्रेजों ने हम पे राज किया, जब हमको नहीं बदल पाए तो तुम, मतलब वो तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो जो भी विदेशी, अगर इसमें कोई फंडिंग हुई है या अगर इसमें किसी का प्रभाव है विदेशी, तो उसकी जांच सरकार को जरूर जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट था रील कल्चर। देखो सबसे खतरनाक, मैं आपको बात बताऊं, एक रील कल्चर जो है ना, ये बहुत खतरनाक है इंडिया के लिए। तो रील कल्चर क्या है कि जैसे जैसे लोग जाते हैं कि चलो मैं यहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल हुआ और उसने फोटो डाली, तो फिर दूसरा व्यक्ति कहता है कि चलो अपन भी चलते हैं। इस तरीके से क्या है, ये कल्चर रील कल्चर के कारण और ज्यादा प्रोपोगेट होती है चीजें, ठीक है। पहला है रील कल्चर, कि लोग क्या करते हैं, किसी फेमस पर्सन कोई वहां पर गया है तो उसको देख के वो भी क्या करते हैं, वहां पर जाते हैं, अपनी रील्स बनाते हैं। लोग, आपने देखा होगा कई सारे इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट भी बैन कर दिए, क्योंकि ऐसे ऐसे रील वो पोस्ट कर रहे थे अपने आर्मी वालों के ऊपर और गवर्नमेंट के ऊपर, वो सब चीजें, ठीक है। तो एक तो रील कल्चर, और एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अल्गोरिदम की। अल्गोरिदम की क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे आप अपना मोबाइल देखते हैं तो आपके मोबाइल में अलग टाइप से रील्स आती हैं, अलग प्रकार की रील आती है। मेरे मोबाइल में अलग प्रकार की आती है और दूसरे किसी के मोबाइल में अलग प्रकार की रील आती है। आप जिस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, वो एल्गोरिदम उस सोशल मीडिया की उसी टाइप की रील्स आपको वापस क्या करती है, सजेस्ट करती है। तो यहां पर क्या हुआ कि जैसे जैसे आपने कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में रील देखना चालू करी, तो एल्गोरिदम ने आपको क्या किया, सपोर्ट वाली रील भेजना चालू कर दी।
अगर आपने उसके अपोज में रील देखना चालू करी तो उसके अपोज में आपको रील भेजना चालू करी, तो आपके माइंडसेट को क्या कर दिया उसने, हैक कर लिया। और इसी कारण से जो युवा थे उनके पास वो अपोजिशन, मतलब गवर्नमेंट को अपोज करने वाली रील जा रही थी, और कुछ लोग जो गवर्नमेंट के सपोर्टर थे उनके पास सपोर्ट करने वाली रील जा रही थी। तो इसीलिए ये जो सोशल मीडिया है ना, ये दो दो धड़ों में बढ़ चुका है। उसका कारण सिर्फ यही है, इसकी एल्गोरिदम। तो इसका एल्गोरिदम का भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। आप माने या ना माने, जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल, जो एमएनसीज हैं, जो जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो क्या कर रही हैं, वो आजकल गवर्नमेंट से भी ज्यादा पावरफुल हो गई है। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी कर सकती है। और एआई आने के बाद ये बहुत ज्यादा क्या हो गया है, बहुत ज्यादा ऑटोमेटेड मोड पे चला गया है। तो आपके पास ऐसी रील ही आएगी आपके पास जो क्या करेगी, जिस तरह की विचारधारा को आप सपोर्ट करते हो। तो रील कल्चर और एल्गोरिदम ने उसको और क्या किया, प्रोपोगेट कर दिया इस घटना को। सारे आंदोलन अंततः हिंदू फोबिक क्यों हो जाते हैं, ये क्वेश्चन मैं डालना नहीं चाहता था, बट मैंने, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सारे आंदोलन अंततः हिंदू फोबिक क्यों हो जाते हैं। अब इसके बारे में मैं आपसे जरूर डिस्कस करना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन मैं इससे डालना नहीं चाहता था, बट क्योंकि ये भी हो रहा था वहां पर, इसलिए मुझे डालना पड़ा। आप बोलते हैं ब्राह्मणवाद से आजादी, या फिर आप कहते हैं कि राम भगवान के बारे में आप कुछ अपशब्द कह रहे हैं। ये तो आपको किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का अधिकार किसने दिया? आप एक एथिस्ट हैं, आप नास्तिक हैं, आस्तिक हैं, जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं, किसी दूसरे धर्म की के ऊपर टिप्पणी करने का आपको कोई भी अधिकार नहीं है। तो इसलिए आंदोलन आपका है, राज्य पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ है या किसी भी के भी खिलाफ हो, आप हमेशा गाय, गौमूत्र, राम, इनको बीच में क्यों लेके आते हैं? क्या इनके बिना आपका आंदोलन सफल नहीं हो सकता? और उन्होंने जो किया है ना, उन्होंने जो किया है उसके बाल के एक कण के बराबर भी आप वो नहीं कर सकते काम, जो राम भगवान ने किया है, या जो स्वामी विवेकानंद इस देश के बारे में सोचते थे। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट उस लेवल तक पहले पहुंचिए। गाली देने के लिए पहले लेवल भी होना चाहिए। थोड़ा लेवल अपना बढ़ाओ, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस हिंदू फोबिक चीजों के ऊपर बात करेंगे। और ब्राह्मणवाद की आप बात करते हैं ना, एक्चुअल में ब्राह्मण कौन है? वो जो ब्रह्म को उपलब्ध हो गया है, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं हिंदू धर्म में। ठीक है, यहाँ जात पात आधारित ब्राह्मणिज्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ वो। और हर एक कल्चर में, हर एक सोसाइटी में टैलेंटेड लोगों को तो होना ही चाहिए ना। उन्हीं, मैं ब्राह्मणिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूं जो ब्रह्म को उपलब्ध हो गया। ऐसे लोग भी तो हैं हमारे यहाँ पे। अब वो एक इनका स्पोक्स पर्सन है, वो दाहिया, वो क्या, वो कह रहा है कि हम इसको नहीं मानेंगे, हम प्रेमानंद महाराज को नहीं मानते। अरे आपकी पर्सनल राय हो सकती है, आप मानते हो गधे के सिर पे सींग होते हैं, मानते हो, हम क्या कर सकते हैं उसमें। बट आप अपनी आस्था को थोप नहीं सकते ना किसी के ऊपर। आप कैसे बोल सकते हो कि ये गलत है और ये सही है और ये है? आपका मन नहीं कर रहा, आप मत मानो, बट एटलीस्ट आप गलत बोलने की कोशिश मत करो ऐसे मुद्दों पे जिसमें आपकी कोई भी एक्सपर्टीज नहीं है। आप पीआर कर सकते हो, आप पीआर करो, इसके अलावा आपको किसी भी मुद्दे पे बोलने का कोई अधिकार नहीं। ठीक है, तो ये हमारा एक एनालिसिस था इस पूरे मुद्दे को लेकर। अब यहां पर एक यक्ष प्रश्न खड़ा हो रहा है कि क्या विरोध का अधिकार संसद तक पहुंचने के अधिकार से बड़ा है या सुरक्षा उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है? इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपसे कमेंट में जरूर सुनना चाहूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें की हैं और बहुत सारी बातें हम रेगुलर करेंगे इस चैनल पे, मजा आने वाला है। तो मैंने आपको दोनों पक्ष का एनालिसिस करके बता दिया है। अब आप अपनी राय दीजिए इस क्वेश्चन पे कि आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई में ये एक ऑर्गेनिक आंदोलन है या फिर ये एक फंडेड आंदोलन है? इसके लिए कमेंट कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से ही ये चैनल ग्रो करेगा। और हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे जहां पर बात होगी न्यूज़ की और जियोपॉलिटिक्स की। इतना समय देने के लिए, इतने पेशेंस से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।